हेलो बच्चा लोग एंड बच्चे लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, एटॉम्स का जो ये लेक्चर आ रहा है, इसके बियॉन्ड एनटीए कुछ भी सोच ले, क्वेश्चन नहीं बना सकती है। ये मेरा एकदम गारंटी है। दो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी एटॉम से बन रहा है और मैं सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन भी यहीं पे करवा रहा हूं। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। ऑल्दो मैंने मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर एटॉम्स, न्यूक्लियाई और फोटो इलेक्ट्रिक के ऊपर ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन भेजा हुआ है। एटॉम्स अभी करेंगे, इसके एक डेढ़ घंटे के बाद न्यूक्लियाई भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये कर डाला तो दो क्वेश्चन पक्का फाइनल कर डाला। शांत होके 30 मिनट से 40 मिनट के बीच का ये होगा। सुन लो, क्वेश्चन मेरे साथ करो और फिर दोबारा से कर लेना एक बार। इसके बियॉन्ड एटम में क्वेश्चन नहीं बनता है भैया। चलिए सर, तो एकदम शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। ये जो विजय रथ है, इसके ऊपर आप लोगों ने बोला कि सर शुरू हो जाइए, हम सब सवार होते हैं। और आप लोगों ने इतना एनर्जी दिया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हर एक जगह कमेंट, मैसेज, सब चीज आप लोग कर रहे हो और मैं उससे इतना मोटिवेटेड होता हूं कि एकदम खत्म सा हो रहा है। कमर दर्द कर रहा है, पैर तलवा दर्द कर रहा है, हेडेक इतना हो रहा है कि मैं लगातार क्या बताऊं, दो दवाई एक साथ ले लेता हूं। लेकिन तुम लोगों को शांत रहना है। मैं पूरा शांत हूं लेकिन मैं सो ही नहीं पा रहा हूं 3-4 दिन से यार। नींद लगी रहती है लेकिन दिमाग में रहता है तुम्हारा 100 तो दिलवा दूं। और इस बार 100 नहीं, 130 आएगा। कंटेंट ऐसा बनना शुरू हो चुका है। राइट, तो आप लोग ने प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यार कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, फिर से चैनल में चुपचाप देख के चले जाते हैं, तो वो कर लिया करो यार। बाकी लाइक कमेंट्स ये सब तो करते रहते हो, बाकी दोस्तों को भेज दो। आ जाओ इधर। तो सर, एटॉम्स की गारंटी का शुरुआत करते हैं अपन विजय पथ पे। और क्या करेंगे सर, इसमें एक चीज आया, थॉमसन ने मॉडल दिया, प्लम पडिंग मॉडल। थॉमसन का प्लम पडिंग मॉडल का सीधा स्टेटमेंट बस सुनना और कुछ भी नहीं। कि इसने बोला जैसे खरबूजा तरबूजा होता है ना, जिसमें बीज होता है, हाँ, और फ्लैशेस होते हैं, हाँ। तो बोला वो जो सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है, और जो फ्लैशेस है, फ्लैशेस मतलब होता है मांस, तो यहाँ पे गुद्दा जो होता है, गुद्दा, वो पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है। इसको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, बस इतना ही बोला। और इसने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला कि ये पूरा न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होता है, और ये पूरा न्यूट्रल होता है। तो पहला मॉडल इसने दिया। इसके बाद आए द ग्रेट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्सपेरिमेंट अपन 9th क्लास से पढ़ते हैं। और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तुम लोगों को पता है कि इसमें इसने यूज किया था अल्फा पार्टिकल, जो हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बनता है। हीलियम प्लस प्लस होता है, यानी कि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, और एक प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज दोनों बराबर होते हैं। इसका जो मास होता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है इसमें, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग बराबर हम मानते हैं। ठीक। तो अल्फा पार्टिकल से जब इसने बॉम्बार्ड किया तो इसने क्या देखा, इसने क्या किया था, यहाँ पे गोल्ड फॉइल है, और इस जगह पे चारों तरफ इसने क्या लगा रखा था, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्या होता है, जहां पे अगर ये कोई भी चीज टकराएगा तो वो लाइट निकालेगा, इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट। तो उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि भाई ढेर सारा इधर टकराए जा रहा है, ढेर सारे जगह लाइट आ गया। तो इसने बोला भैया, ये जो एटमुआ छो ने, बुझली ने बेटा, ये जो एटमुआ छो, ओकरा में की भए गेलू, ओकरा में बहुत सारा जगह जे छो वो खाली छो। अच्छा, अब आया मजा जीवन का। इसने बोला मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस एटम इज वैकेंट। इसीलिए वो ऐसे गया, एक्चुअल में ऐसे बिल्कुल भी नहीं गया। अच्छा, तो ये क्या बना रहे थे, बस दिखा रहा था ऐसे जाने का। कैसे गया सर, सुनना अब, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जब ये देखा इसको बड़ा अच्छे से, तो इसने बोला ये एक कोई भी जगह है और ये पूरा एटॉम है। हुआ क्या, सुनना ध्यान से। इसने क्या करा, एक लाइन बना लिया, इससे निकलता हुआ लाइन, और इसके पैरेलल अल्फा पार्टिकल को वेलोसिटी देके भेजा। इसके पैरेलल अल्फा पार्टिकल को वेलोसिटी देके भेजा। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी, और ये जो लाइन, पैरेलल लाइन, कौन सा लाइन, जो कि न्यूक्लियस, इसने बाद में बोला था, अभी इसे भी नहीं पता था, तो मैं अभी बेकार न्यूक्लियस बोल दिया।
एक कोई पॉइंट और अल्फा पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसलिए लिख रहा हूं, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? इसका सेंटर से पैरेलल लाइन, वेलोसिटी के पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है इंपैक्ट पैरामीटर। तो इसने क्या देखा कि जैसे जैसे कोई अल्फा पार्टिकल है वो यहां से आया तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गया। इसने ऐसा देखा, थोड़ा सा और इस बी को बढ़ाया, यहां से भेजा इसने कोई अल्फा पार्टिकल, तो उसने देखा वो ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ। ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? ये ज्यादा नहीं हुआ, कम हुआ, इससे भी कम हुआ। जैसे जैसे दूर जा रहा है डिफ्लेक्शन थोड़ा कम हो रहा है, लगभग लगभग सीधा पड़ रहा है। ये मान लो जैसे जैसे बहुत दूर चला गया तो ये सीधा हो गया। जैसे जैसे ये बी का वैल्यू कम किया, बी टेंस टू 0 किया, किसने? रदरफोर्ड ने। तो उसने देखा कि ऐसे होता है डिफ्लेक्शन। कम किया थोड़ा सा तो ये एकदम से क्या हुआ, थोड़ा सा कम किया तो ऐसे आया, तो एकदम से ऐसे भाग गया यहां से। थोड़ा और कम किया तो इसने देखा ऐसे 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 आया, ओ ऐसे भाग गया, खूब डिफ्लेक्शन हुआ। और जब इसने इसी इंपैक्ट पैरामीटर 0 के आसपास से भेजा तो यहां से बाउंस बैक हो गया। तो पहला चीज इस एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि यहां पे बीच में कुछ ऐसा चीज है जो बहुत ही क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि अल्फा क्या था, हीलियम प्लस प्लस पॉजिटिव, इसीलिए ये यहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। ये जो चीज है ये यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये दूर तक रह रहा है। इस डिस्टेंस को क्या बोला उसने, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, जहां तक ये अल्फा पार्टिकल पहुंच पाया है। कुछ लोग डी बोलते हैं, कुछ लोग आर नॉट बोलते हैं। ये पूरा अंदर तक नहीं जा पाएगा क्योंकि रिपल्सन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके पास कुछ चार्ज है और इसके पास भी कुछ चार्ज है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था। जो काम ऊपर हुआ वही काम नीचे भी हुआ। सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसलिए बता रहा हूं, इससे आ सकता है, क्वेश्चन आया था बहुत पहले। सुनो ध्यान से, पूरा रिसर्च करके क्वेश्चन दे रहा हूं, थ्योरी दे रहा हूं, इसीलिए गारंटी देता हूं कि पूछो एनटीए कहां से पूछते हो, इसके बियॉन्ड नहीं बना पाओगे क्वेश्चन। और वो तो 2 दिन में दिखाई दूंगा मैं। भारत का सबसे तेज सॉल्यूशन निकालेंगे नीट का। आ जाना तुम लोग, फिजिक्स का बेस, मुझे पेपर जल्दी मिल जाए यार, भेज देना तुम लोग यार। पेपर मुझे मिले उस दिन मैं अपना टेलीग्राम ऑन करके रखूंगा, तुम लोग पेपर तुरंत से भेजना और मैं तुरंत से आ जाऊंगा सॉल्यूशन लेके, सामने सॉल्व करेंगे लाइव। आ जाओ इधर। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, कि जब ये बी का वैल्यू 0 रखा तो डिफ्लेक्शन 180 डिग्री था। जैसे जैसे बी का वैल्यू बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा था, फिर डिफ्लेक्शन कम हुआ, फिर डिफ्लेक्शन और कम हुआ। डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये वाला एंगल, दिस थीटा, जाना चाहिए ऐसे और कितना घूम गया। तो जैसे जैसे बी कम कर रहे हो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे बी बढ़ा रहे हो डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है। ये उसने इस इंपैक्ट पैरामीटर के ऊपर एक थ्योरी दिया, क्योंकि उसने देखा कि ये पूरा का पूरा रिपल्सन हो जा रहा है। तो उसने बोला यहां पे एक कोई चीज है जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस, जो सबसे हैवी है। और एक्चुअल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से ही एटॉम का मास होता है, जो अगले वाले चैप्टर न्यूक्लियस में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन इससे बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इससे 1880 समथिंग टाइम्स कम होता है। तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, कितना चार्ज है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसको एक चार्ज से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और एक प्रोटॉन के ऊपर ई चार्ज होता है, इसलिए टोटल चार्ज न्यूक्लियस का Z इंटू ई होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें एक तो इंपैक्ट पैरामीटर के बताया कि ये बी घटता जाएगा तो डिफ्लेक्शन 180 डिग्री होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा, फिर थोड़ा कम, और फिर थोड़ा कम, फिर एकदम से 0। तो बी बहुत ज्यादा हो जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी मान लो, तो डिफ्लेक्शन एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। ये ज्ञान हमने देखा कहां से, इस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। तुम्हें मैंने ये सारा ज्ञान यहां पे दे दिया है, रीड कर लेना। ये ज्ञान यहां पे दे दिया है, रीड कर लेना, कर लोगे। अब नीचे आते हैं, अब इसमें क्या बोला रदरफोर्ड ने, एक और चीज बोला कि ये तो एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता है।
तो ये एक न्यूक्लियस है जिसका चार्ज Ze है और ये E है। कोई भी एक Z प्रोटॉन वाले क्या है, न्यूक्लियस का टोटल चार्ज है ये, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमता है। ऐसा किसने बोला, रदरफोर्ड ने बोल के चला गया। अब आया यहां पे कौन, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आ गया बीच में। तो अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। वो फोर्स होता है इसका मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ये वेलोसिटी से घूम रहा था तो m v²/r। अगर इसके पास सेंटर की तरफ एक फोर्स है तो एक एक्सेलरेशन होगा जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तभी मैक्सवेल ने लॉ दिया कि भैया एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो होता है वो क्या करता है, रेडिएशन करता है। कैसा रेडिएशन, अभी पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी होता है, मोमेंटम होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन नाच रहा था तब ये रेडिएट कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अपना एनर्जी किसी को दिए जा रहा था, उधर इधर इधर। तो मैक्सवेल को जानने वाले साइंटिस्ट ने रदरफोर्ड से पूछा, भैया मैक्सवेल ने तो बता दिया है दुनिया वालों की कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल अगर है, तो पूछा रदरफोर्ड तेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है? रदरफोर्ड ने बोला यस, एक्सेलरेट कर रहा है। तो बोला क्या कोई एक्सेलरेशन है? बोला हाँ, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन। बोला रुको रदरफोर्ड, फंसने वाले हो तुम। मैक्सवेल ने बोला कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएशन करता है जिसमें एनर्जी और मोमेंटम होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो घटता जाएगा। तो एक टाइम आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घूमते 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 निपट जाएगा। क्या करेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 न्यूक्लियस में क्या होगा, निपट जाएगा। ऐसे समझो, ऐसे। अच्छा, तो फिर तो ये एटॉम का स्ट्रक्चर ही नहीं होना चाहिए। हर एक चीज जो एटॉमिक है वो धीरे धीरे खत्म हो जाना चाहिए एक्सेलरेशन में। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, दुनिया तो नहीं खत्म हो रही है। कोई मेटल होता है, कोई एटॉम होता है, वो धीरे धीरे ऐसा थोड़ी होता है खत्म हो जाता है, नहीं। लेकिन तेरा तो इलेक्ट्रॉन चक्कर मार मार के एटॉम का स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता। तो रदरफोर्ड बोला हाथ जोड़ रहा हूं बेटा, मुझे इसका आंसर नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तब आया द ग्रेट बोर। ये ग्रेट साइंटिस्ट था, इसको 2-3 बार शायद नोबेल प्राइज मिला था। फिर आया बोर, उसने बोला दुनिया वालों, तुम्हारे जितने भी एटॉम से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है वो सब मैं दूंगा। लोगों ने बोला वाह, चलो बोर का परीक्षा लेते हैं। तो बोर ने क्या किया था, इसने पोस्टुलेट्स दिया था। ये जो है ये मॉडर्न है आज भी, क्योंकि हजारों चीजें जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है। कुछ कोई बोल गया, कोई कुछ बोल गया, बस वही पढ़े जा रहे हैं अपन। तो बोर ने बोला कि मेरा एक पोस्टुलेट्स है, मैंने सपनों में देखा है इसे। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है जिसका कोई मैथमेटिकल वेरिफिकेशन ना हो टिल डेट। तो बोर ने बोला मेरा फर्स्ट पोस्टुलेट है दुनिया वालों। लोगों ने बोला क्या, पहले ये बताओ बोर, क्या वो रदरफोर्ड की तरह तेरा भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? बोला हाँ, मेरा भी घूम रहा है। तो इसने कैप्चर किया किसको, रदरफोर्ड के ग्रुप के। उस टाइम पे क्या होता था जानते हो, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एक दूसरे के साथ रहते थे, और कोई जो बहुत ताकतवर होता था उसके अगेंस्ट कोई डर के मारे नहीं बोलता था। कितने साइंटिस्ट को तो भाई सुसाइड करना पड़ जाता था परिवार के साथ। ये दुनिया थी उस टाइम पे, पावर का इतना बड़ा बोलबाला था कि कोई बहुत पावरफुल, जैसे हिटलर के साथ अगर कोई साइंटिस्ट है तो उसके अगेंस्ट कोई बोल ही नहीं सकता था, नहीं तो निपटा देता था वो उसको। तो हालात ये हो गए थे। तो बोर ने बोला कि भैया कैप्चर करो, ऑल्दो इससे बहुत बड़े इंटेलिजेंट थे, ऐसे थोड़ी कोई बोल दे रहा होगा यार, कितना एनालिसिस किया इसने। फिर बोला, दुनिया वालों ने बोला कि इसका इलेक्ट्रॉन तेरा घूम रहा है क्या सर्कुलर ऑर्बिट में? तो बोला हाँ। तो बोला मैक्सवेल ने जो बोला है कि रेडिएशन कर रहा है वो भी कर रहा है क्या? बोला हाँ। तो बोला खत्म तो हो गया? बोला नहीं नहीं नहीं, यहीं पे तो तुम्हें नहीं पता, जो रदरफोर्ड ने बोला घूम रहा है वो भी सही है, जो मैक्सवेल ने बोला रेडिएशन होता है वो भी सही है। मैं दोनों का आंसर करूंगा दुनिया वाला। और चकम्भा हो गया। यही तो होता है ना जनरली, जो कुछ ना हो पाए, जैसे हम इस बार 3 दिन में 100-120 की तैयारी करा देंगे, जो पूरा साल भर इंडिया में टीचर सब पढ़ा के नहीं कर पाता है वो करेंगे। और नीट के दिन मैं दिखा दूंगा, तुम लोग आ जाना सुनने के लिए। और इन सब का ही फोटो दिखाऊंगा, देखो ये क्वेश्चन आया नीट में, ये क्वेश्चन आया, हमने 4 दिन पढ़ा के किया है, 4 दिन।
तो पूरा साल अगर मैं पढ़ाऊंगा तो समझ लो क्या ही करूंगा। समझ गए ना? पहले इधर आ जाओ, नीट में यही आएगा, टेंशन मत लो, पेशेंसली रहो। तो बोर्ड ने क्या बोला कि फर्स्ट पोस्टुलेट्स में कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉम कुड रिवॉल्व इन अ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स ने इसने तिक्का मारा और बोला ये स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियॉन्स है उसके चारों तरफ घूमता है, लेकिन स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है। तो लोगों ने बोला ये क्या बोल रहे हो? बोला यस, ये वो ऑर्बिट होता है जहां पे रेडिएशन नहीं होता है। अगर यहां से कहीं जाएगा तो ये रेडिएशन एक्सेप्ट करेगा, और यहां से कोई अगर ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो एक रेडिएशन निकालेगा। इसने दो बात कर दी दुनिया वालों को, यानी कि रेडिएशन भी बोल दिया और बोला कि कुछ स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है जो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट है। तो लोगों ने बोला अच्छा ऐसा हो सकता है। तो इसने पहले में स्टेबल ऑर्बिट का डेफिनेशन दिया था, स्टेबल के बारे में बताया, और क्या बोला कि वो स्टेबल ऑर्बिट विदाउट द इमिशन ऑफ द रेडिएशन एनर्जी कॉन्ट्रेरी टू प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। आया बात समझ में? तो बोला कुछ स्टेबल ऑर्बिट होते हैं जिस पे ये रेडिएशन नहीं करता है, बाकी सब जगह करता है। अच्छा, फिर इसने क्या किया? अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट्स each atom has a certain definite stable states which it can exist and each possible state has definite total energy। अब इसने क्या बोला कि जितना स्टेबल स्टेट है उसका एक डेफिनेट मतलब कांस्टेंट एनर्जी है। अगर एनर्जी कांस्टेंट है, सुनना बात को बहुत ही ध्यान से, इसका मतलब उस पर रहने वाला हर एक चीज का एनर्जी कांस्टेंट है, इसीलिए वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, क्योंकि इसने बोला ही कि स्टेबल ऑर्बिट का एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो इसने प्रूफ भी कर लिया अपनी लाइन को। पहले बोला कि इसमें रेडिएशन नहीं करेगा, अब बोला रेडिएशन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये ऑर्बिट हमारा स्टेबल है जहां का डेफिनेट टोटल एनर्जी है। डेफिनेट मतलब ऐसा चीज जो फिक्स एनर्जी हो। अच्छा, मजा आया लोगों को सुनने में, जैसे तुम्हें यार। तो लोगों ने बोला अच्छा एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या ये अट्रैक्ट हो रहा है सेंटर से? तो बोला हाँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है? बोला हाँ। वही फोर्स क्या सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है? बोला हाँ हाँ हाँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कल सुबह पढ़ेंगे कि दो चार्ज के बीच में अगर कोई दूरी r है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k q1। q1 कितना है? Ze इंटू q2 बाय r स्क्वायर। तो k का वैल्यू कितना होता है जल्दी बताओ? k का वैल्यू कितना होता है? k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये क्या है? ये एक फोर्स है सेंट्रीपिटल, यानी कि ये mv स्क्वायर बाय r के बराबर होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन देता है। फिर इसने अपना दूसरा सेकंड पोस्टुलेट्स फेंका। सेकंड पोस्टुलेट्स में बोला कि ये जो ऑर्बिट्स हैं स्टेबल ऑर्बिट, ये एक और चलते स्टेबल है, इसका जो नेट एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल पे है। h/2π को h कट भी बोलते हैं अगर तुम क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे। हम इंजीनियरिंग में क्वांटम फिजिक्स पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इधर देखो ध्यान से, तो इसने दूसरे पोस्टुलेट्स में क्या बोला? इसने बोला एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो ऑर्बिट का वो क्वांटाइज्ड होगा। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइज्ड? किसी चीज के इंटीग्रल मल्टीपल में हो तो उसे बोलते हैं क्वांटाइज्ड। तो एक इक्वेशन बना कि ये जो कोई m मास का है, v वेलोसिटी से घूम रहा है r रेडियस में, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? r क्रॉस p वेक्टर फॉर्म में। तो ये होता है rp साइन थीटा। अब यहां पे r और v के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है सर्कुलर पाथ पे। तो ये होता है क्या? p बराबर mv, तो mvr इंटू साइन 90। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम mvr। तो सेकंड पोस्टुलेट्स बोलता है कि ये जो mvr होता है वो nh/2π के बराबर होता है। अब इनको ध्यान से देखो,
m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है, n ऑर्बिट कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा, nth पता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, क्या नहीं पता है, v और r। इसमें भी क्या नहीं पता है, v और r, बाकी सब कुछ पता है। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करने से कुछ रिजल्ट आता है सर, तो इसको बाद में सॉल्व करेंगे नीट के एग्जाम के बाद। क्या सॉल्व करने से कोई क्वेश्चन बनेगा, नहीं। तो इन दोनों को मैंने सॉल्व किया है अभी तुरंत तुम्हारे सामने में, और सॉल्व करने के बाद मैंने लिखा है यहां पे कुछ रिजल्ट्स। इधर आ जाओ, मैंने यहां पे क्या किया है, कुछ रिजल्ट्स लिखा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जब उन दोनों को सॉल्व करते हैं तो वेलोसिटी और रेडियस दो ही चीज आना था। तो वेलोसिटी का वैल्यू आता है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इसमें ना v होना चाहिए ना r होना चाहिए, क्योंकि x और y वाले जब समीकरण को, इक्वेशन को तुम सॉल्व करते हो तो x और y का वैल्यू आता था, तो यहां पे भी वैल्यू आता है। तो क्या ये याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं। ये आया, इसमें सब कुछ कांस्टेंट है सिवाय n के, क्योंकि n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है और z एटॉमिक नंबर है। तो ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, परमिटिविटी है, पाई है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन सब को सॉल्व करने से एक वैल्यू आता है आर नॉट, जो होता है 0.593 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो इसको बोलते हैं आर नॉट। तो ये याद रखना है क्या, नहीं। ये याद रखना है क्या, हाँ। ये भी नहीं याद रख के ये याद रखो कि रेडियस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर बाई जेड के, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू याद रखना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक लाइन 0.593, एक बार जेई में आया था ये क्वेश्चन। तो ये याद नहीं रखना है, कहां से आया, वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। ऐसे ही जब सॉल्व किए तो वेलोसिटी का भी वैल्यू आया, वो आया ई स्क्वायर जेड बाय 2NH एप्सिलॉन नॉट। इसमें ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये जेड बाय एन, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन। तो वेलोसिटी पता चल गया और आर पता चल गया, तो फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को याद करेंगे थोड़ा। तो दो चार्ज यदि आर डिस्टेंस पे हो तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2 बाय आर, जिसमें चार्ज कंसीडर करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी इसका होगा हाफ mv स्क्वायर। तो अब मुझे आर भी पता है और मुझे वी भी पता है, मैंने ये सब अभी सॉल्व किया है तभी लिखा है, इसीलिए टाइम लग गया, थोड़ा लेट हो गया लेक्चर तुम्हारा। तो पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय आर करके ये आता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर वी का वैल्यू रख के ये आता है। तो इसमें जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के अलावे सब कांस्टेंट है, इसमें जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के अलावे सब कांस्टेंट है, और जब इन दोनों को सम किए हम तो ये आया, इसमें भी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है, इसमें एम ई चार्ज का पावर 4 8 एच प्लैंक्स कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, इन सब का वैल्यू रखने से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। इसीलिए तुम बोलते हो कि टोटल एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये याद रखना है बिल्कुल। अब देखो, ये जो वैल्यू है टोटल एनर्जी का और ये जो वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी का, ये दोनों बराबर होता है और एक दूसरे का दोनों बराबर होता है। टोटल एनर्जी निगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखा हुआ है, भागने नहीं दे रहा है, पकड़ के बैठा हुआ है। जब कोई सिस्टम बॉन्डेड हो, जैसे कि ग्रेविटेशन में भी यही सब पढ़ेंगे, अभी बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी यही सब पढ़ेंगे, अभी बता दे रहा हूं, तभी तो इसके बाद ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक करके 3 और 5 8 क्वेश्चन, और ऑप्टिक्स करके 4 और दे 6 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन तो अभी कराना बाकी है कल तक। देखो तो गेम कैसे होता है, 56 मार्क्स अभी बाकी है, अभी तो एक और लेक्चर रात में दूंगा, सोचो कहां पहुंचा रहा हूं तुम्हारा, और गारंटी है कि नीट का औकात नहीं है इससे ज्यादा पूछ ले। तो ये जो चीज हो रहा है ना सर, ये बाउंडेड सिस्टम की बात करता है, किसकी बात करता है, बाउंडेड सिस्टम की। मजा दिला दिया सर आपने। अब क्या है देखो ध्यान से, ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है देखो, पॉजिटिव है, लेकिन ये टोटल एनर्जी निगेटिव है, इसीलिए लिखा मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होता है इन सब में, ऑल्दो ये माइनस है,
तो सबसे कम है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये सबसे ज्यादा होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है टोटल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है, और ये दोनों बराबर होता है। इसके ऊपर नीट में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक और ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होता है। ध्यान रखा। अगर इन जनरल देखते हो तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर ये सब को देखोगे और इस सब को तुमने नाम दे दिया कुछ, क्या आदित्य आनंद का ए नाम दे दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -a। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, a/2। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, a/2। इसका ये मतलब है मैग्नीट्यूड वाइज। और टोटल एनर्जी क्या होगा, ये भी पोटेंशियल एनर्जी का आधा, तो पोटेंशियल एनर्जी का आधा, ये भी हो जाएगा a/2। आया मजा जीवन का, मस्त मजा ले रहे हो अब तुम। तो इसके ऊपर अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब ये सब चीज पढ़ने के बाद इसने 2 पोस्टुलेट्स दिया। इसके बाद इसने बोला क्या, तो इसने 2 चीज बोला कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n²/z, और वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z/n, और एनर्जी इज n²/z, जिसमें ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इस एनर्जी पे गेम कर देते हैं अपन, लेकिन ये गेम करने से पहले एक तीसरा पोस्टुलेट्स बचा है, ये बताना पसंद करूंगा। थर्ड पोस्टुलेट्स में इसने बोला, लोगों ने बोला अब बताओ अब तुम्हें बताना पड़ेगा क्या क्या क्या, कि ये जो एटॉम है, क्या ये कहीं पे भी तुम्हारा तो कहीं कहीं वो एनर्जी नहीं निकाल रहा है। ये तुम बोल रहे हो कि ये स्टेबल ऑर्बिट है, एनर्जी कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पे है, तो भैया ये एनर्जी कब रेडिएट करेगा। तो इसने बोला शांति शांति शांति, जैसे मैं बोल रहा हूं 3 दिन से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे है और ये अपने हायर एनर्जी, अभी मैं बताऊंगा इसका एनर्जी ज्यादा होता है, अभी मैं निकालूंगा, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जाता है, तो एक रेडिएशन करता है, इसको बोलते हैं इमिशन करता है। क्या बोलता है, इमिशन करता है। किसका, एक वेव का, जिसका एनर्जी hν या फिर hc/λ से दिखाएंगे। और अगर कोई स्टेबल ऑर्बिट पे है, ग्राउंड स्टेट पे, ये सबसे स्टेबल होता है, अभी देखेंगे क्यों होता है। तो अगर ये उछल के अपने हायर एनर्जी पे जाएगा, इस पे या इस पे, तो इसके लिए इसको एक एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, एनर्जी मिलना चाहिए इसको। अब क्वेश्चन है इसका एनर्जी जो है वो कितना होता है, तो इसने बोला ये दोनों के गैप के बराबर एनर्जी होता है। ये जो फोटोन निकालेगा वो इन दोनों के गैप के बराबर का फोटोन निकालेगा। तो इसने तीसरा पोस्टुलेट्स क्या दिया, कि ये जो यहां पे एनर्जी निकालने वाला है रेडिएशन, या फिर एब्जॉर्ब करने वाला है, वो तभी एब्जॉर्ब करेगा या तभी निकालेगा जब इन दोनों के बीच के गैप का एनर्जी वाला फोटोन ये निकाल पाए। तो जब एनर्जी कम करेगा तो ग्राउंड स्टेट पे आएगा। यही तुम्हारे साथ भी होता है, जब एनर्जी कम हो जाता है, निपटने लगते हो तो घर आ जाते हो, मम्मी खाना दो, वही ये भी बोल रहा है। लेकिन जब कोई एनर्जी बाहर से पिज्जा बर्गर खा लेते हो तुम लोग, आजकल मत खाना भैया, तो ये हायर एनर्जी ऑर्बिट पे आ जाता है। अरे भाई, तो क्या बोला बोर ने, कि ये जो रेडिएशन करता है इसका जो फ्रीक्वेंसी है या फिर वेवलेंथ है, ये जो एनर्जी है ये इसके गैप के बराबर होगा, मतलब डेल्टा ई इज इक्वल टू hc/λ। तो निकालने वाले वेवलेंथ होगा hc/ΔE। आया मजा। या डेल्टा ई इज इक्वल टू hν, तो न्यू जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा E/h। तो तुम इससे फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो और इससे वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। किसका है ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, जो एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर निकल रहा है। अब डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस में से किसको घटाएंगे, ये अभी बता रहा हूं, 1 मिनट का टाइम। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। किसके बारे में, H एटॉम के बारे में। H एटॉम का जो Z है वो 1 के बराबर। तो एनर्जी जो होता है nth ऑर्बिट का वो होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अभी क्या पढ़ाया, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, लेकिन जेड का वैल्यू है 1, तो ये हो गया 1, तो बाय एन स्क्वायर। इस तरीके से जब हम n का वैल्यू 1 रखते हैं, n का वैल्यू 2 रखते हैं, n का वैल्यू 3 रखते हैं, तो हमें एनर्जी मिलता है फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। इस फर्स्ट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इस सेकंड को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आता है 1 रखोगे तो यही आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 से डिवाइड करके आएगा, आता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरीके से ये चलता जाएगा। तो मैंने तुम्हारे लिए एक ग्राफ बनाया है हाइड्रोजन एटम का, ध्यान से देखना, मजा दिला रहा हूं मैं। तो हाइड्रोजन एटम में n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, इन चार का एनर्जी याद रखेंगे 13.6, 3.4, 1.5, 0.5, इस चार का एनर्जी याद रखेंगे। अभी क्या बोला मैंने कि ये रेडिएशन करेगा, तो हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट पे इसको बोलते हैं क्या अपन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसका एनर्जी ज्यादा है क्योंकि निगेटिव में कम है, तो इसके पास कर्जा कम है। इस दुनिया में जिसके पास कर्जा कम है वो अमीर है, कर्जा सबके पास है लेकिन जिसके पास कम है वो अमीर है। तो ये ज्यादा है, कर्जा कम है, निगेटिव मतलब कर्जा, ऐसा समझो। कर्जा कम है, ये ज्यादा अमीर है, ये कर्जा कम है, ज्यादा अमीर है, कर्जा कम है, ज्यादा अमीर है, कर्जा कम है, ज्यादा अमीर है। आया बात समझ में? आया बात समझ में? आया बात समझ में? तो ज्यादा अमीर है मतलब ज्यादा एनर्जी है, यानी कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हो एनर्जी ज्यादा है इसके पास। तो सबसे कम एनर्जी किसका है, ग्राउंड स्टेट का। इसीलिए इस दुनिया का एक बहुत बड़ा रूल है कि सब अपने एनर्जी को कम करना चाहता है, सब अपने एनर्जी को कम, तो सब चाहता है ग्राउंड स्टेट पे आना। तो हाइड्रोजन के टर्म्स में जब सेकेंड एन को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ध्यान रखना, यहां से ट्रांजिशन करके यहां आएगा तो ये क्या करेगा, एक वेवलेंथ निकाल देगा। क्या करेगा, एक वेवलेंथ निकाल देगा। कलर चेंज करता हूं मैं, एक वेवलेंथ निकाल देगा सर, बोलो हाँ है ना। और अगर सबसे दूर से निकालेगा तो एक और वेवलेंथ निकाल देगा। दोनों में अंतर देखो, एक में मैंने छोटा बनाया है फोटो और एक में बड़ा, यानी कि जब दूसरे से पहले पे आता है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एनर्जी इतना ही है। तो एनर्जी जो होता है वो होता है hc/λ। अगर एनर्जी है कम तो लैम्डा होगा ज्यादा। ये सबसे कम एनर्जी गैप है। इसीलिए अगर कोई पूछता है, नीट में बहुत बार आया है क्वेश्चन कि बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा लाइमन सीरीज का, तो लाइमन का मतलब होता है कोई भी ट्रांजिशन n = 1 पे आए, भले 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, किसी से आए, लेकिन आए 1 पे, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में जितने भी ये हैं इस तरीके के वेवलेंथ जो निकलते हैं ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। लाइमन सीरीज वाला सारा का सारा अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगा। एनर्जी गैप अगर ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा कम, इसीलिए गैप ज्यादा, इसीलिए वेवलेंथ कम है इसका, और इसका वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ होता है दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी। इसका लैम्डा होगा मिनिमम अगर इन दोनों के बीच का देख रहे हो तो, लेकिन फ्रीक्वेंसी होगा मैक्सिमम, और यहां पे फ्रीक्वेंसी होगा मिनिमम क्योंकि एनर्जी कम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है h न्यू। तो एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा कम। और लाइमन सीरीज में जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट निकलता है। क्लियर हुआ? ऐसे ही हाइड्रोजन में n = 2 पे जब बाकियों से आता है तो ये तीसरा को बोलेगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो बाल्मर सीरीज में जो रेडिएशंस निकलता है वो हमेशा कौन सा होता है, विजिबल रीजन का होता है। तो पूछेगा अगर विजिबल रीजन के लाइट निकलने के लिए कहां पे लाइट को जंप करना चाहिए,
तो n इज इक्वल टू 2 पे जंप करता है, तभी विजिबल रीजन निकलता है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, और बाकी तीनों में इंफ्रारेड रीजन का है ये सब। कौन सा है? इंफ्रारेड रीजन का, इंफ्रारेड वेव निकलता है इन सब में। तो अब ये पूरा ज्ञान जो तुमने लिया है, इसको मैंने यहां पे समराइज कर दिया। देखो यहां पे ध्यान से कि लाइमन सीरीज के लिए पहला n का वैल्यू जो है वो 1 है, लेकिन n2 का वैल्यू 2, 3, 4 से लेके इंफिनिटी कहीं भी हो सकता है। अब ये n1 n2 का यूज क्या है, क्वेश्चन ये है। तो यूज ये है n1 n2 का कि ये जो वेवलेंथ निकालेगा वो निकालोगे कैसे तुम। तो इसका एक फॉर्मूला दिया किसने, यहां पे देखो रेडबर्ग, 1/λ इज इक्वल टू r, हाइड्रोजन के लिए है 1/n1 का स्क्वायर माइनस n1/n2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला से बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया, अभी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो n2 हमेशा ज्यादा होगा n1 से, बस इतना याद रखो इसमें, n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1। तो ये वेवलेंथ निकालने वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले से होगा। तो n1 n2 जो होगा वो यहां पे देखो, लाइमन सीरीज में क्या होगा, n1 पहला और n2 कुछ भी हो सकता है, दूसरा तीसरा से इंफिनिटी तक। बाल्मर सीरीज में क्या होगा, n1 दूसरा होगा और n2 कुछ भी हो सकता है इंफिनिटी तक, 2 से आगे वाले में। पास्चन सीरीज में क्या होगा, n1 तीसरा और 3 से आगे चौथा से इंफिनिटी में कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से ब्रैकेट और इस तरीके से पी फंड, तुम लोग सीरीज समझ गए। बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन मुझे यहां पे मिलता है तो अपन इसको सॉल्व करेंगे सर किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो अब सारा ज्ञान दे दिया तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मजेदार तरीके से। आ जाओ बेटा, एक चीज इंफॉर्मेशन यहां पे मैंने लिखा है, इसको जरा पढ़ना जरूरी है कि ये जो रेडिएशंस करता है, एक्साइटेशन जो होता है हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर और लोअर से हायर, ये बहुत कम सेकेंड के लिए होता है, ये दोबारा से अपनी जगह पे चला जाता है। तो द एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल, हेंस इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट इन अबाउट 10 का पावर -8 सेकेंड। ये बहुत जल्दी रेडिएशन करता है और दोबारा से एनर्जी मिला, ऊपर गया और फिर रेडिएशन करके आ जाता है नीचे। तो ये इतने 10 का पावर -8 कितना छोटा सेकेंड है। बाकी इन सबको आप लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, मजा दिलाते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, एक तगड़ा लेवल पे क्वेश्चन करवा रहा हूं, सुनना बेटा बहुत प्यार से। ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी पढ़ो इसको। बोल रहा है द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n इज इक्वल टू 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो ये हो गया n इज इक्वल टू 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, इस तरीके से। तो बोल रहा है ट्रांजिशन 3 से हुआ और कहां पे 1, इसका मतलब लाइमन हुआ। लाइमन में यह अल्ट्रा वायलेट रीजन का रहा होगा। तो बोल रहा है देखो, ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 1, 1 पे जब भी होगा तो लाइमन इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम। अच्छा, ये लॉ जो है वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए वैलिड है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस प्लस, आया बात समझ में। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक निकाल दिया, तो ये भी हाइड्रोजन की तरह हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लिथियम प्लस प्लस, तो इस तरीके से होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए ही ये चीजें वैलिड है। कौन सा, बोर का लॉ, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उसका हमें अभी तक कोई ज्ञान नहीं है। यानी कि जो क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं उसमें जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो सिर्फ एक ही चीज के लिए सॉल्व हुआ है अभी तक, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। तो इसीलिए ये मॉडर्न है। आज भी हमें कुछ नहीं पता, बहुत ही थोड़ा कुछ पता है इसके बारे में, इसलिए मॉडर्न आज भी। अरे वाह सर, मजेदार समझ आ रहा है। तो बोल रहा है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, कितना बढ़िया बात बोला था। नीट का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रांजिशन अगर करा 3 से 1 पे, तो 3 से 1 पे लाइमन है, लाइमन अल्ट्रा वायलेट होता है, वही लिखा है इसमें। फिर देखो कैसे फिजिक्स को फील किया जाता है समझ में, उसके लिए ज्ञान होना चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आता है क्या पूछ रहा है। बोल रहा है इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड। तो दूसरे वाले पे जब आता है तो निकलता है विजिबल, और तीसरे पे जब आता है, तीसरे पे
तब होता है कौन सा, तीसरे पे आए या इसके ऊपर। ये सब क्या होता है जल्दी बताओ, ये सब क्या होता है इसके ऊपर आए तो ये सब होता है क्या, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड के लिए तीसरे पे आना चाहिए, वो चौथे से भी आ सकता है, पांचवें से भी, और इन्फिनिटिव से भी आ सकता है। तो बोल रहा है इंफ्रारेड रेडिएशन कब होगा, जब तीसरे पे आएगा। क्या ये तीसरे पे आया, नहीं। क्या ये तीसरे पे आया, नहीं। क्या ये आया, हाँ, तो ये आंसर होगा। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया, मजा आया तो जरूर ये शेयर कर देना दोस्तों से। तुम लोग मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे वो तो जो पढ़ रहा है उसी को पता है ना यार। तो तुम लोग ही तो मेरा प्रचार प्रसार करोगे, है कि नहीं। तुम मेरे पूरे अंग हो, अभिन्न अंग, जो पूरा देश में फैले हुए हो, ठीक है ना। तो तुम्हारा एक काम है कि मैं कर क्या रहा हूं वो दुनिया को पता चलना चाहिए बेटा। अब वैसे तुम लोग फैला रहे हो, थैंक यू, लव यू। अब दूसरा क्वेश्चन करके देखो, ये पढ़ो। बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटॉम फर्स्ट जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब n का वैल्यू हो जाएगा 4, क्योंकि दूसरे नंबर से स्टार्ट होता है फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकेंड एक्साइटेशन, थर्ड एक्साइटेशन, मतलब n का वैल्यू 4। याद रखना है ये सब चीजें। अच्छा सर, तो हाइड्रोजन एटॉम फर्स्ट जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट n का 4 टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n का वैल्यू 3, एंड देन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू 3 टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू 2। तो बोल रहा है द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2। तो अभी क्या सिखाया, पहले लैम्डा 1 होगा तो होगा r इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लो, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। मैंने क्या बताया, n2 हमेशा ज्यादा होगा n1 से, बिना कुछ सोचे। अब यहां पे पता है ये 4 है, ये 3 है, तो यही होगा n1। तो लिखोगे r, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और n2 हमेशा बड़ा होगा n1 से, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये 16 और 9 का एलसीएम वगैरह लेने के लिए हमेशा ऐसे करना, तुम मेरा स्टाइल सीखो, हमेशा प्रोडक्ट लिख देना। ये 16 इधर 9 इधर, 16 में सुना हो गया 7r, 1 बाय लैम्डा 1 का वैल्यू हो गया 7r। तो लैम्डा 1 क्या हुआ, पलटी मार, 9 बाय 16 डिवाइडेड बाय 7r, देखो ये हो गया लैम्डा 1। सिमिलरली लैम्डा 2 निकालोगे तो इस बार होगा r, यह हाइड्रोजन के लिए है इसीलिए यहां पे कुछ नहीं होता। अगर हाइड्रोजन लाइक एटॉम हो, जैसे यहां पे समझाया मैंने तुम्हें हीलियम वगैरह, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये होता है 1 बाय लैम्डा का, अगर जेड कोई भी एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो। लेकिन हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू 1 है, ये जनरल फॉर्मूला है इसके लिए। ठीक है सर, समझ गया। तो 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू आर 1 बाय n1 स्क्वायर, n1 छोटा तो 2 का स्क्वायर 4, n2 स्क्वायर यानी कि 1 बाय 3 का स्क्वायर 9। बोलो बेटा, बोलो बेटा, क्या आ रहा है समझ। तो ये 9 माइनस 4 कितना हो गया, 5r बाय 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 2। इसको पलटी मारो तो इसको भी पलटी मारो, लैम्डा 2 का वैल्यू हो गया 4 इंटू 9 बाय 5r। अब तुमसे रेशियो पूछा है मेरे दोस्त, लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 1 का वैल्यू पटक दो, 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 7r, और यहां पे 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5r। देखो इसको सॉल्व करके क्या होगा, 9 से 9 खत्म, 4 4 जा 16, r से r खत्म, ये हो गया 20 बाय 7, ये हो गया 20 बाय 7। आंसर क्या होगा, 20 बाय 7। किधर है आंसर, देखो ये रहा आंसर। क्या मजा ले रहे हो जीवन का, जबरदस्त। चलो बहुत अच्छा तरीके से एक और क्वेश्चन करो। बोल रहा है टोटल एनर्जी ऑफ एन एटॉम इन ऑर्बिट इज माइनस। देखो टोटल एनर्जी निगेटिव है, इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने बोला टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो पहले पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 3.4। इसमें है नहीं, काट दो, इसमें है, हाँ इसमें है नहीं, काट दो। प्लस का होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, इन दोनों में से कुछ हो सकता है। फिर पूछा पोटेंशियल एनर्जी, तो मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पता है टोटल, एक मिनट,
पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है टोटल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, -2 ऑफ टोटल एनर्जी। तो माइनस नहीं भी लिखोगे तो 2 ऑफ टोटल एनर्जी -3.4, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव होता है और टोटल एनर्जी भी निगेटिव होता है, तो निगेटिव पॉजिटिव के लिए ज्यादा लफड़ा मत पालना, इवन सबको मैग्नीट्यूड लिख दो और पता रहना कि पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज है, तो साइन मानते हैं पोटेंशियल लिखने के टर्म में। कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी होगा, ऑप्टिक्स भी होगा, और कल 40 मार्क्स की तैयारी करा दूंगा मैं 2 बजे 3 बजे तक। तो यहां पे देखो, और कल के बाद आराम भी करेंगे, कल 7-8 बजे के बाद तुम लोगों को पूरा रिलैक्स करना है, सब बताऊंगा, पहले इसको खत्म करते हैं और एक और लेक्चर देंगे। तो 4 2 8 और 3 2 6 -6.8, तो इसमें है नहीं, ये नहीं हुआ, और ये है, तो ये हो गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आ रहा है सर, बड़ा जबरदस्त। अब एक चीज और पढ़ाऊंगा, ये पढ़ो, क्या बोला था मैंने कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ, उसमें व्हाट विल द करेक्ट एंगल फॉर अल्फा स्कैटरिंग फॉर एन इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ b इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू 0 मतलब ऐसे ही गया, तो क्या होगा, ये ऐसे वापस आ जाएगा। तो कितना एंगल पे ये गया है बताओ, ऐसे जाके कोई चीज ऐसे जा रहा था और पूरा का पूरा पलटी मार दे तो कितना एंगल होता है, 180 डिग्री का। देखो नीट में आया है क्वेश्चन, कभी भी आ सकता है। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, यहां पे देखो, अगर ये न्यूक्लियस है, मान लो यहां पे ZE नाम का, और यहां पे मान लो कोई भी एक तुम्हारे पास M मास का एक कोई भी, या फिर Q चार्ज का या E चार्ज का, क्यों लिख देता हूं ए रेंडम, Q चार्ज का M मास का कोई पार्टिकल को V वेलोसिटी से फेंका, तो एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ये कितना मिनिमम डिस्टेंस तक जा पाएगा। इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलती है दुनिया इसको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आया बात समझ में? तो कैसे निकलेगा ये, तो ये जो न्यूक्लियस का वेव है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो फिक्स है, रुका हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो यहां पे आके इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वेलोसिटी मैंने दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, तभी डिस्टेंस बचा है कुछ। तो एक टाइम होगा ये धीरे 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 अपनी वेलोसिटी को फाइनली 0 कर लिया होगा। तो जब यहां पे था तो हम बोलते हैं क्या, ये फार अवे पॉइंट पे है, दूर है न्यूक्लियस से, तो फार अवे पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 0 होता है, याद रखना है। तो यहां पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, 12mv²। तो मैं लगा क्या रहा हूं, मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा रहा हूं। यहां पे पोटेंशियल हो गया 0 क्योंकि ये दूर से फेंका गया है, और काइनेटिक 12mv²। अच्छा, कोई ये मत सोच लेना कि नजदीक से फेंकेगा तो क्या होगा, तो फिर से पोटेंशियल लिखना होता है KQ1 Q2 R², लेकिन यहाँ R यहाँ पे वो नहीं है इस चैप्टर में। हमेशा हम मानते हैं न्यूक्लियस के साइज में ये डिस्टेंस, जो भी न्यूक्लियस से आउटर डिस्टेंस है, ये हमेशा बहुत ज्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज होता है फेम्टोमीटर का, 10⁻⁻15 मीटर का। ये न्यूक्लियस का साइज इतना कम है, समझ में आया? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस और एटम के बाहर अगर कोई चीज पहुंचा है तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, भले वो इतना ही क्यों ना हो डिस्टेंस, क्योंकि ये तो दिख ही नहीं रहा है डिस्टेंस, इसीलिए हम मानते हैं पोटेंशियल 0, काइनेटिक 12mv²। जब ये यहां पे गया तो इसका काइनेटिक हो गया 0, और पोटेंशियल क्या हुआ, के देखो इधर Q1 Q2 बाय R R कितना है, ये D, यही D तो निकालना है। तो इस D को जब तुम इधर लाओगे तो ये 2 से ये खुपाच हो जाएगा, D इधर आया, ये नीचे जाएगा, तो ये हो गया ZE इंटू Q डिवाइडेड बाय, ये हो गया 2πε0mv²। देखो इस पे 2 बार 3 बार 4 बार नीट में क्वेश्चन आया है, पढ़ो कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है।
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट मान ले, ये प्रोपोर्शनल टू जेड है, यदि बाकी चीज को कांस्टेंट माने तो याद रखना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जेड पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वेलोसिटी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसको ले रहे हैं उसके अलावा बाकी सब चीज को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो इस पे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, देखते हैं, पढ़ो जरा सा। बोल रहा है एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v, अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी v, bombarded न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेडी, न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेडी को बॉम्बार्ड किया गया। इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑन मास ms, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, अभी तुरंत यही पढ़ाया। तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट यही तो सिखाया ना अभी तुरंत, ये लो। कहां सिखाया भैया? हाँ कहां सिखाया भैया? ओ भैया ये रहा। तो इसके नीचे क्वेश्चन मुझे रखना चाहिए, थोड़ा नोट्स इधर उधर हिल गया, मुझे टाइम लगेगा थोड़ा बनाने में। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन इसके नीचे है, ये वाला। एक और क्वेश्चन आपके सामने देता हुआ, ये लो फिर से पढ़ो। बोल रहा है अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी ये है, इसका मतलब मास m रहा होगा और वेलोसिटी v। बोम्बार्ड्स अ हैवी न्यूक्लियस टारगेट जेडी, हैवी न्यूक्लियस, then the distance of closest approach for the alpha will be proportional to, तो अभी पढ़ाया मैंने कि distance of closest approach is inversely proportional to m। v स्क्वायर अगर है तो वो v स्क्वायर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। z और e ऊपर में है, देखो z और e ऊपर में है, तो ये सब भी ध्यान रखना है ऑप्शन कहां बन रहा है। और तुम्हें क्या पूछा है? z और e नीचे दे रहा है, इसीलिए ये नहीं है, इसीलिए ये नहीं है, क्योंकि 1/v स्क्वायर होता, यहां पे जेडी होता। देख रहे हो ना कितना मजेदार क्वेश्चन सब फ्रेम हो रहा है। तो ये सब जब समझ गए तो आपका क्वेश्चन पूरे तरीके से हो चुका है तैयार मेरे प्यारे दोस्त। और एक क्वेश्चन अब मैं तुम्हें और कराने के मूड में हूं, बस वो एक तगड़ा और जबरदस्त क्वेश्चन है, ये जरूर करना पड़ेगा क्योंकि ये पूछ सकता है। बस 2 चीज और, एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक और, बस ये खत्म हो गया। तो ये पहले ये क्वेश्चन, इसको पढ़ो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जो नीट ने पूछा था। बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द स्टेशनरी हाइड्रोजन एटॉम, ये हाइड्रोजन एटॉम है, रुका हुआ था। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। पढ़ो जरा सा। पासेस फ्रॉम द 5th एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड लेवल, तो 5th एनर्जी लेवल से जब ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आया, ग्राउंड लेवल का मतलब क्या हुआ? n = 1, यहां से। तो क्या करेगा ये बताओ? ये एक रेडिएशन करेगा, वेव निकालेगा, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आ रहा है, वेव निकालेगा। बोल रहा है द वेलोसिटी दैट द एटॉम एक्वायर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोन इमिशन विल बी, तो ये जो 5th से 1 पे गया तो कितना लैम्डा का निकाला, पहले ये निकालो। हो गया r1/n1 स्क्वायर 1 माइनस n2, n2 हमेशा ज्यादा, ये हो गया 25, तो 25 × 1 हो गया 25, और 25 में से एक गया हो गया 24, 24 r/25, तो लैम्डा का वैल्यू कितना होगा? 25/24 r। पलट दो पलट दो। तो अब हमने क्या पढ़ा था कल मॉडर्न फिजिक्स का पहला लेक्चर जो दिया था उसमें, कि अगर लैम्डा वेवलेंथ कहीं निकला है तो इसका मोमेंटम होगा h/λ। तो इसके पास मोमेंटम होगा h/λ मतलब 25, और ये हो गया 24 r ऊपर में। इतना मोमेंटम निकाल रहा है ये। तो अब न्यूटन्स लॉ में अभी हम पढ़ाएंगे तुमको न्यूटन्स लॉ, कि कोई भी चीज अगर रुका हुआ है और इसने क्या किया, p मोमेंटम इधर निकाल दिया, तो रुका हुआ है तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और यहां पे एक लॉ काम करता है, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जिसको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलता है, कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम
बराबर होता है मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। तो इनिशियली तो रुका हुआ है तो इसके पास कोई मोमेंटम ही नहीं है, इसका मास m है तो इसका मोमेंटम अब भी 0 होना चाहिए क्योंकि इनिशियल 0 है। अब इसके पास मोमेंटम आ गया है उतना, कितना लिखो जल्दी से, 24 RH बाय 25 इधर की तरफ। तो इसको इधर की तरफ जाना पड़ेगा जिससे कि दोनों बराबर हो जाए, इसीलिए -m भी लिखा। तो दोनों बराबर हो गया और दोनों अपोजिट हो गया तो नेट मोमेंटम अभी 0 हो जाएगा। तो कितना शानदार क्वेश्चन है ये देखो। तो पूछा क्या भैया कि बताओ एटॉम कितना एक्वायर करेगा, कौन सा चीज, वेलोसिटी। इसीलिए ये वेलोसिटी एक्वायर करेगा क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कोई रुका हुआ है और मोमेंट कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अब मैंने फोटोन को पकड़ पकड़ के थोड़ी निकाला है यार एक्सटर्नल फोर्स लगा के, नहीं सर, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो पहले 0 था तो अब भी 0 होगा। आपने माइनस क्यों लिखा, मुझे पता था। कैसे पता आपको कि इनिशियल 0 है तो फाइनल भी 0 होगा, और ये पता है इधर का दिशा में बनाया है फोटो तो दूसरा अपोजिट गया होगा, इसीलिए माइनस लिखा। तो mv इज इक्वल टू 24 RH बाय 25 और यहां से क्या निकला v कितना हो जाएगा देख लो, 24 RH डिवाइडेड बाय 25m। किधर है आंसर, 24 RH बाय 25m। मजा आ गया तुम लोगों को तगड़ा वाला ना बेटा, तो जबरदस्त आग और दिल बरसा दो, तगड़ा वाला मजा। मॉडर्न फिजिक्स का एक और सेशन न्यूक्लियाई दूंगा, उससे बहुत छोटा सेशन आएगा क्योंकि उसमें हाफ लाइफ मीन लाइफ ये सब खत्म ही कर दिया इस बार सिलेबस से। तो सिलेबस ही 2 चीज है छोटा छोटा, एक तो बाइंडिंग एनर्जी उसी से क्वेश्चन आएगा, और दूसरा छोटा सा अल्फा बीटा गामा के बारे में। इतना ही छोटा सा सिलेबस कर दिया तो आधे घंटे का सेशन से फिर से 2 क्वेश्चन बनेगा लेकिन एक आएगा उससे। अब ये भी एनसीईआरटी में था तो इसलिए मैंने ले लिया लास्ट 1 मिनट और। ये ना बोर ने अपना जो क्वांटाइजेशन का लॉ दिया था उसको इसने एक्सप्लेन किया कैसे, डी ब्रोगली का हेल्प लेके। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला था समझो, याद करो पहला वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़ाया था कि कोई भी मैटर वेव जो है उसके पास एक वेवलेंथ है, यानी कि कोई भी मासिव पार्टिकल एक वेव की तरह है। तो वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है तो इसने बोला अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक वेव है। तो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट होता है वो कंप्लीट वेव को फिक्स करता है, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये इंग्लिश पढ़ लेना तुम लोग, 2πr वो लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल पे होगा। ठीक है बिल्कुल। किसने बोला, किसने बोला, बोर ने बोला। फिर बोर ने क्या किया, यहां से देखो तगड़ा गेम करता चला गया, बोला अभी हमने बताया है कि मासिव पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इसका वेवलेंथ जो होगा वो h बाय पी के बराबर होगा, वो p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होगा। तो जब यहां पे रखेंगे 2πr इज इक्वल टू n इंटू h बाय mv, तो ये mv इधर तो हो जाएगा mvr इज इक्वल टू nh बाय 2π। तो इसने बोला मैं यहीं से लाया था कि मेरा जो स्टेबल ऑर्बिट है जहां पे ये कंप्लीट वेव बनाता है उसका एंगुलर मोमेंटम NH बाई 2π के बराबर होगा। मैं यहीं से लिखा था MVR इज इक्वल टू। लोगों ने तालियां बजाई, वाह बोर तुमने क्या तगड़ा काम किया है, और तुम लोग जबरदस्त काम कर रहे हो, इसके लिए मुझे दिल में बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा है। मेरा हेडेक इतना तेज हो रहा है कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ रोल ऑन, एक रोल ऑन होता है, मैं ऐसे करता हूँ पता है, और पूरा घास लेता हूँ ऐसे 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 ऐसे, लिक्विड है और ये जलाता है एकदम बर्निंग, जैसे नहीं तुम लोग लगाते हो कुछ ऐसे ही, तो इससे बर्न होता है तो भाई साहब जो मजा आता है। और फिर पानी लगा देता हूँ इस पे तो विक्स विक्स ऐसे, तो पूरा माथे में इसको रख के रखा हुआ हूँ तभी से। एक खत्म हो चुका है, दूसरा एक ये निपट गया, देख रहे हो बिल्कुल ही नहीं है इसमें, दूसरा चल रहा है। तो इस तरीके से सुबह से मैं लगा हुआ हूं, लेकिन अब तुम लोग सोना इसको पूरा कंप्लीट करके, एक लेकिन न्यूक्लियस बहुत छोटा है वो मैं दे ही दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक और जबरदस्त सेशन में। आज ही न्यूक्लियस कंप्लीट करेंगे और कल 8 बजे के बाद सेशन आएगा ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 40 मार्क्स की तैयारी करके मजा दिलाएंगे। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।